Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. कंप्रीहेंसिव क्रिमिनल ट्रायल सीरीज़ के अंदर आज हम 8 लेक्चर को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम स्टेज 33 से स्टेज 36 तक अप्रॉक्सीमेटली 4 स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। 33 से 36 तक की 4 स्टेजेस को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर मुल्ज़म की अटेंडेंस प्रिक्योर हो जाए, हासिल हो जाए, मैसर हो जाए, तो उसका क्या, उससे आगे क्या प्रोसीजर होगा, उसको कॉपी सप्लाई करना और कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल तक। आज हम कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल यानी कि यहाँ से ट्रायल का बाकायदा आगाज़ शुरू होता है। इससे पहले जो हमने प्रोसीजर पढ़े थे वो ट्रायल को अडॉप्ट करने के लिए अकॉर्डिंग लॉ ज़रूरी हैं। उनमें से अगर एक प्रोसीजर भी रह जाए, एक स्टेप भी रह जाए, तो ट्रायल जो है वो मेलाफाइडी हो जाएगा, बदनीति के ऊपर आ जाएगा। ट्रायल की जो लीगल वर्थ है उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। तो वो तमाम प्रोसीजर जो है वो ट्रायल को हासिल करने के लिए ज़रूरी थे। अब हम पढ़ेंगे कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल से आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये ट्रायल की ऐसे समझ लेंगे रीढ़ की हड्डी साबित होती है। चार्ज फ्रेम होना और इसके बाद जो बेसिकली 2 स्टेप होते हैं ट्रायल के अंदर, हमेशा याद रखिएगा। एक फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फर्दर जुर्म आयद करना और करवाना, और दूसरा विटनेसेस, क्रॉस और चीफ। ये 2 स्टेजेस ऐसी ट्रायल की हैं कि अगर आपकी इन 2 स्टेजेस के ऊपर ग्रिप होगी तो आप ट्रायल के कंपिटेंट लॉयर बन सकते हैं, क्योंकि इन्हीं 2 स्टेजेस से कोई भी डिफेंस काउंसिल, डिफेंस लॉयर अपना जो क्लाइंट है, मुवक्किल है, उसको बचाता है, और कोई भी प्रोसिक्यूट लॉयर इन्हीं 2 स्टेजेस के अंदर अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलवाता है, अकॉर्डिंग लॉ उसको इंसाफ फराहम करवाता है। तो इन 2 स्टेजेस को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इनकी मैं डेप्थ और डिटेल से तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये ट्रायल का लेक्चर है, इन 2 स्टेजेस का लेक्चर नहीं कि क्रॉस और चीफ एग्जामिनेशन क्या होती है और चार्ज क्या होता है। बट सरसरी और ऑर्डिनरी जो वे है उसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको ज़रूर बताऊंगा। इन फर्दर्स मैं इनके डिटेल लेक्चर इस सीरीज़ के बाद अपलोड कर दूंगा, और वैसे भी हमारी बहुत जल्द CRPC के लेक्चर्स के ऊपर भी सीरीज स्टार्ट होने वाली है सेक्शन वाइज, तो उस सीरीज़ के अंदर भी इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स और मजीद आने वाली नई से नई सीरीज़, इंफॉर्मेटिव सीरीज़ आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बना मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल को भी ज़रूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें, वहाँ पर भी मैं इंफॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। और मेरे लेक्चर्स की फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, और थर्ड मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और मैं स्पेशली थैंक्स करता हूँ दोस्तों का जो अक्सर मुझे हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर सिविल कोर्ट में या किसी और अगर बार में मैं जाऊँ तो वहाँ पर मुझे वो मिलते हैं, और मुझसे वो जब मुझे मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती जब मुझे कहते हैं सर हम आपकी फ़ीस के 3 स्टेप तो ज़रूर फुलफिल करते हैं, तो मैं रियली उनको ऑब्लाइज करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ और उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दोस्त ही हैं जो मेरी मोटिवेशन है, आप दोस्त ही हैं जो मेरी ताकत है। तो बाकी जो नए आने वाले दोस्त हैं वो भी मेरी फ़ीस को ज़रूर फुलफिल किया करें। 2 लोगों की हेल्प के लिए सिर्फ अगर किसी को मुस्कुरा के मिले तब भी ये मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी है। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्या होता है? बेसिकली एक FIR आई, कंप्लेन आई किसी के खिलाफ, उसके इश्यूज ऑफ प्रोसेस जारी हुए, वो नहीं आया इज्जत के साथ, फिर उसके इश्यूज ऑफ वारंट जारी हुए, पकड़ा गया, वो कोर्ट के अंदर पेश हो गया। अगर इश्यूज ऑफ वारंट पर भी नहीं आता तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का प्रोसीजर उसको अडॉप्ट किया जाता है। उसके पासपोर्ट या ID कार्ड या जो भी कोर्ट में फिट थिंक किट ज़रूरी समझे उसको ब्लॉक किया जाता है और उसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने हाजिर किया जाता है। कोर्ट के सामने बिफोर द कोर्ट उसको लाया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर फर्दर जुर्म होती क्या है? दरअसल जो FIR का मतन होता है, FIR एक स्टोरी है, उसके अंदर मेन जो जुर्म सरजद हुए हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक शख्स का मर्डर हुआ है, मर्डर के साथ 4-5 लोगों ने उसके घर पर धावा बोला है, हाउस ट्रेस पास भी किया है, घर से कुछ सामान चोरी किया तो चोरी के सेक्शन भी वहाँ पर लग जाएंगे, या डिकेटी की है वहाँ पर, जारी बात है 4-5 लोग हैं तो डिकेटी बनेगी ना, चोरी तो नहीं बनेगी, खौफ व हिरास फैलाया गया। बाकी लोगों को घर के अंदर बंद किया गया तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो एक FIR के अंदर मर्डर भी आ गया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी आ गई, हाउस ट्रेस पास भी आ गया, क्रिमिनल हाउस ट्रेस पास भी उसके अंदर आ गया, डिकेटी भी उसके अंदर आ गई, और नाजायज वेपन लोगों के उनके पास थे वो भी उसके अंदर शामिल हो गए। तो बेसिकली 5-6 जुराइम बन गए। अब अक्सर लोगों को लगता है कि जी, अक्सर लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं कि जी एक ही जुर्म के अंदर बंदे को 9 बार 10 बार सजाए मौत क्यों होती है? तो दरअसल वो हर जुर्म के अंदर सजाए मौत होती है,
तो इट डज नॉट मीन कि उसको 9 बार मौत के ऊपर फंदे के अंदर लटकाया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट है कि इसने ये भी पनिशेबल डेथ जुर्म किया है, ये भी पनिशेबल डेथ जुर्म किया है। तो इन जराइम के अंदर चूंकि इसके ऊपर साबित हुए हैं, इसको 3 बार या 9 बार या जितने बार भी कोर्ट में फिर थिंक इट उसको सजाए मौत सुनाई जाती है। तो इस तरह से चार्ज की जो वर्डिंग होती है, फर्द जुर्म, यानी कि उस फर्द इंसान के ऊपर जुर्म आयद करना कि तुम्हारे ऊपर ये जुर्म लगे हैं। इसकी एक और वजह है, वो ये है कि एक एफआईआर तो बहुत बड़ी स्टोरी है, हर बंदे को एफआईआर के अंदर स्टोरी के अंदर मौजूद लॉज का पता नहीं है, वो जानते नहीं कि इसके अंदर कौन कौन से लॉज हैं। तो कोर्ट दरअसल असिस्टेंस भी देती है अक्यूज को। और एक जनरली बड़ा मशहूर मुहावरा है लॉ की जुबान के अंदर के चाइल्ड इन द फेवरेट अक्यूज इज अ फेवरेट चाइल्ड इन द आई ऑफ लॉ। अक्यूज इज अ फेवरेट चाइल्ड इन द आई ऑफ लॉ। अक्यूज जो है वो कानून की नज़र में फेवरेट चाइल्ड होता है। ताकि वजह, इट डज नॉट मीन कि उसको छोड़ना है, इसकी वजह यह है कि ऐसा झूठा इल्ज़ाम उसके ऊपर ना लगे, ऐसे झूठ के अंदर वो ना फंसा जिससे उसकी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाए। बेसिकली चूंकि हमारी सोसाइटी है, यहाँ पर मलिशियस प्रोसिक्यूशन का ट्रेंड है, कीना परवरी का, सियासी अदावत का, सियासी मुखालफत का, दुश्मनी की वजह से एफआईआर करवाने का। वैसे भी जे किसी दे घर चो एक अद्धा पुलिस ऐसा जो बन जाए, कोई वकील निकल आवे तो किसी को टिकट नहीं देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है हमारी सोसाइटी का। इस वजह से भी कि हो सकता है इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम ना लगाया गया उसको बचाने के लिए, ताकि ये झूठे इल्ज़ामों से बच सके। अगर सच है तो वो साबित हो जाएंगे कोर्ट के अंदर। तो इसलिए फर्द जुर्म आयद की जाती है। उसके अंदर ऑफेंस की डिस्क्रिप्शन, पर्टिकुलर्स, ऑफेंस के एसेंशियल लिखे जाते हैं ताकि मुल्ज़म अपने आप का दिफा कर सके। उसका वकील या मुल्ज़म जब अपनी फेवर के अंदर बोलेगा, उसको पता हो कि मैंने किन किन जुराइम के अंदर दिफा करना है अपना। अब एक पूरी स्टोरी है, उसको तो नहीं पता कि स्टोरी के अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से जुराइम है। तो कोर्ट इन सेक्शन और जुराइम को अया करती है, नुमाया करती है, ताकि मुल्ज़म को आसानी रहे अपना डिफेंस करने में। अपने उसको पता होगा मेरे ऊपर दरअसल जुर्म लगा कौन सा है, किन किन जुराइम के अंदर मैं कोर्ट के अंदर पकड़ा गया हूं और किन किन जुराइम के अंदर मेरा ट्रायल होगा। तो फर्द जुर्म, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जिसको लॉ के अंदर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सीआरपीसी सेक्शन 221 221 से लेकर 240 240 तक, ये कुछ 20 तकरीबन 19 सेक्शंस हैं जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज, जॉइंडर ऑफ चार्ज, ये तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि चार्ज कब फ्रेम होगा, कैसे फ्रेम होगा, अल्ट्रेशन इसकी हो सकती है या नहीं हो सकती, कौन फ्रेम करेगा, अमेंडमेंट इसके अंदर हो सकती है या नहीं हो सकती, जॉइंडर ऑफ चार्ज हो सकता है, एक से ज़्यादा जुराइम का चार्ज हो सकता है, एक से ज़्यादा अक्यूज का चार्ज क्या सेम हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें सीआरपीसी सेक्शन 221 से 240 तक, ये 19-20 सेक्शंस के अंदर डिटेल से बताई गई हैं। चार्ज की एक डेफिनेशन है, अगर आप जुडिशरी का एग्जाम देना चाहें या आप सीएसएस के या पीएमएस के कोई ऐसे एग्जाम के अंदर आपने लॉ का सब्जेक्ट रखा हो, तो इस डेफिनेशन को जरूर वहां पर पुट कीजिएगा। अ चार्ज इज व्हाट नाउन एज अ इंडिस्टमेंट ऑफ इंग्लिश लॉ। इट इज अ स्टेटमेंट, अ चार्ज, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द ऑफेंस, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफेंस एंड द पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस, दैट इज ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द essential fact which constitute the offense. The object of framing of charge is giving reasonable information and notice as to matter which the accused is charged and which he is called upon to the defend. चार्ज का मकसद है कि उसको एक रीजनेबल इंफॉर्मेशन देना मुल्ज़म को कि किन किन जुराइम के अंदर उसको पकड़ा गया है और उसका ट्रायल होने वाला है, ताकि वो अपना डिफेंस कर सके, अपनी प्ली ले सके। इसेंशियल ऑफ चार्ज, अगली स्टेज नंबर 34। चार्ज के एसेंशियल्स क्या होंगे? स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंस, ये ऑफेंस के मुतालिक होगा। अगर ऑफेंस की पीपीसी में या इंडिया के अंदर आईपीसी में कोई नाम है, लाइक कत्ल अपने आप के अंदर एक ऑफेंस है, डुकेटी, हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, अबेटमेंट, तो कोई भी अगर ऑफेंस का नाम है तो उस नाम को वहां पर वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा जाएगा, उसकी मीनिंग लिखे जाएंगे, इसके मायने क्या बनते हैं। दरअसल अब एक शख्स को तो नहीं पता, एक जो सिविलाइज्ड है, सिविलियन पर्सन, उसको तो नहीं पता कि अबेटमेंट क्या होगी, उसको तो नहीं पता हाउस ट्रेसपास क्या है, उसको तो नहीं पता कि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के इसेंशियल्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो बेसिकली उसकी डेफिनेशन भी लिखी जाएगी ताकि उसको पता हो कि जो मेरे ऊपर सेक्शन लगा है उसका नाम क्या है और वो उसका मतन क्या है, बेसिकली उसके अंदर क्या चीजें हैं। द लॉ एंड सेक्शन, जो लॉ है और सेक्शन है वो भी वहां पर मेंशन किए जाएंगे चार्ज के अंदर। चार्ज शैल बी रिटन एदर इन इंग्लिश लैंग्वेज और इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, या तो ये इंग्लिश के अंदर लिखा जाएगा या कोर्ट लैंग्वेज के अंदर। तो जनरली ये इंग्लिश के अंदर लिखा जाता है और जो डिफेंस लॉयर होता है वो अपने क्लाइंट को पढ़ के, और जज भी उस मुल्जिम को पढ़ के सुनाता है कि जी आपके ऊपर ये फर्द जुर्म आयद की गई है, इस जुर्म के अंदर आपको जो है वो अपना डिफेंस करना है। तो ये इसके पार्टिकल्स हैं, बेसिकली इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं चार्ज के, कि चार्ज जब फर्द जुर्म और मुल्जिम का वहां पर मौजूद होना जरूरी है। फर्द जुर्म अगर वो मौजूद नहीं तो जो चार्ज हमने पहले मैंने आपको बताया था, चार्ज इन एब्सेंशिया, चार्ज फ्रेम इन एब्सेंशिया, जिसको ट्रायल इन एब्सेंशिया भी कहते हैं, कि मुल्जिम की गैर मौजूदगी के अंदर ट्रायल स्टार्ट करना, तो देन फिर ट्रायल इन एब्सेंशिया स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर मुल्जिम मौजूद है कोर्ट के अंदर, कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है उसके ऊपर कि आपके ऊपर ये जुर्म लगे हैं, ये इल्ज़ाम लगे हैं, वो इल्ज़ामात के ये सेक्शन बनते हैं कानून के अंदर,
ये जुराइम बनते हैं पीपीसी के अंदर हैं या एंटी करप्शन या नैब लॉज के अंदर या व्हाट्सएवर किसी भी कानून के अंदर है, तो यही प्रोसीजर चार्ज का अडॉप्ट किया जाएगा। अच्छा, यहां पर एक और चीज है कि कोई भी स्पेशल या कोई पार्टिकुलर लॉ भी होगा, वहां पर भी चार्ज का यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। सेक्शन 221 सीआरपीसी का यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा चार्ज के लिए। अब ये चार्ज फ्रेम हो गया, इसेंशियल ऑफ चार्ज भी आपको बता दिया। नेक्स्ट स्टेज 35 स्टेज कौन सी है? यहां पर जो जज साहब हैं मुलजम से कोर्ट के अंदर पूछते हैं कि डू यू प्लीड गिल्टी। अब यहां पर जो सेक्शन सीआरपीसी का अप्लाई होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 265 सब सेक्शन ई सीआरपीसी का। यहां पर जज साहब सीआरपीसी सेक्शन 265 सब सेक्शन ई के तहत पूछते हैं डू यू प्लीड गिल्टी, क्या आप अपना ये जुर्म कबूल करते हो या नहीं करते। ये अल्फाज पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन प्रॉपर ट्रायल का यही होगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपसे बल्कि एक दो दफा ये जुडिशरी के एग्जाम के अंदर इंटरव्यूज के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रायल का पहला क्वेश्चन कौन सा होता है, तो पहला क्वेश्चन ट्रायल का डू यू प्लीड गिल्टी। कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के बाद जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही क्वेश्चन होता है कि डू यू प्लीड गिल्टी। कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, ट्रायल शुरू हो गया, फर्दर जुर्म आयद होगी, उसके बाद पहला क्वेश्चन जो कोर्ट पूछेगी कि डू यू प्लीड गिल्टी, क्या आप अपने आप को मुजरम कहते हैं, क्या आप जो आपके ऊपर जुराइम लगाए गए इनको कबूल करते हैं या नहीं करते। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 265 सब सेक्शन ई सीआरपीसी के तहत। उसकी वर्डिंग के अगर उसकी वर्डिंग कुछ हुआ कि जज साहब मुलजम से पूछेंगे कि क्या आपके ऊपर जो इल्जामात लगाए गए आप इनको कबूल करते हैं या नहीं करते। इसके बाद मुलजम के पास दो ऑप्शन होंगी, या तो एडमिशन कर ले, कन्फेशन कर ले कि यस आई प्लीड गिल्टी, मैं इस जुर्म का एतराफ करता हूं, और उसके बाद वो अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखवाएगा। और दूसरा, मुलजम प्ली ले ले, एक्सक्यूज ले ले कि नो, बस इतना काफी है, वो आगे उसको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर नो कह दे या ना कह दे या नहीं कह दे, कोई भी वर्ड जो इनकार में आ जाए कि नहीं मैंने जुर्म नहीं किया, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया। अब यहां से जब वो ये कहेगा कि नहीं मेरे ऊपर नहीं मैंने जुर्म नहीं किया, यहां से फिर दो आगे कैटेगरी स्टार्ट हो जाएंगी। एक, वो ये कहे कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया, तो ठीक है, प्रोसिक्यूशन केस को साबित करेगी। अब यहां पर जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट है वो है दूसरी डिफेंस लेना। पीपीसी के हमारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं काफी सारे, उसके अंदर मैंने जनरल डिफेंसेस के अंदर प्ली ऑफ डिफेंस के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। एक, वो कह दे कि नहीं मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है, तो प्रोसिक्यूशन साबित करेगी, जैसा आगे प्रोसिक्यूशन के एविडेंस का बोल देंगे, विटनेस का बोलेंगे। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो यह है कि जब 265 के तहत कोर्ट ने पूछा कि डू यू प्लीड गिल्टी, कि आपने जुर्म किया है, तो मुलजम कहता है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, ये एक कैटेगरी। दूसरी इसकी जो कैटेगरी है वो है मुलजम कहता है नहीं मैंने जुर्म नहीं किया, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया, तो ये दो कैटेगरीज होगी। अब जब वो कहता है कि नहीं, तो यहां पर दो और कैटेगरीज आ जाती हैं। एक, वो सिंपल इनकार कर दे कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया है। दूसरा, वो डिफेंस ले ले, वो कहे जनाब जिस दिन का ये वकूआ है उस दिन तो मैं पाकिस्तान में नहीं था, या उस दिन तो उस शहर में नहीं था। आर्टिकल 24 QSO 1984 का व्हेन फैक्ट इज नॉट रेलिवेंट अदरवाइज बिकम रेलिवेंट, प्ली ले लेना, एक्सक्यूज ले लेना, जब दरअसल जो फैक्ट है वो रेलिवेंट नहीं है लेकिन किसी और सूरत में रेलिवेंट होंगे, तो ऐसा प्ली, ऐसा एक्सक्यूज के मुलजम कहे कि जनाब जिस जगह का ये वकूआ है मैं तो उस जगह पर उस दिन था ही नहीं, मैं तो था ही किसी ऑफिस में, यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, दूसरे सूबे में, दूसरे मुल्क के अंदर, तो डेट इज कॉल्ड अ प्ली। डिफेंस ले लेना अपना कि जी मेरे ऊपर तो इल्जाम टोटली झूठा है, मैं तो वहां पर था। अब जब वो डिफेंस ले लिया तब इस डिफेंस को मुलजम ने प्रूफ करना है। फिर प्रोसिक्यूशन अगर ना भी प्रूफ कर पाए केस को और मुलजम अपने डिफेंस को अगर प्रूफ नहीं कर पाता तो वो सजा का हकदार होगा। तो इसलिए अगर डिफेंस लिया जाए तो सोच समझ के लिया जाए कि आप इसको साबित कर सकोगे या नहीं, क्योंकि अगर आपने डिफेंस ले लिया तो दरअसल इन अदर सेंस, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जी मैंने जुर्म किया तो है लेकिन जुर्म इसलिए किया है कि मुझे ये शख्स मारने के लिए आ रहा था, तो यहां पर आपने ऑलरेडी कन्फेशन कर लिया कि हाँ मैंने इसको मारा तो है लेकिन चूंकि इसलिए मारा है कि ये मुझे मारने के लिए आ रहा था। तो लिहाजा डिफेंस कोई भी होगा वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर लेना पड़ेगा कि आप इसको ट्रायल के अंदर प्रूफ कर सकते हो, अपने वकील से मुशावरत करके, वकील से कंसर्न करके, सर्कमस्टांसेस से डिस्कस करके फिर डिफेंस लिया करें, फिर डिफेंस को आगे फर्दर प्रोसीड किया करें। एमी मुंह उठा के एमी जो है ना वो दिल में आया तो डिफेंस ना लिया करे कि मैं वहां पर था नहीं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है बात के। मतलब आपका ट्रायल के अंदर बोला कि एक एक लफ्ज आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होगा, मीन टू से आपके क्लाइंट का या बतौर वकील बोला कि एक एक लफ्ज। तो यहां पर 265E के तहत कोर्ट पूछेगी कि जी आपने जुर्म किया है, मुलजम दो बातें कहेगा कि हाँ जुर्म किया है, कन्फेशन हो गया, तो कोर्ट चाहे तो उसको सजा दे सकती है। अगर वो कहे कि नहीं मैंने जुर्म नहीं किया, इल्जाम लगाया गया, तो प्रोसिक्यूशन साबित करेगी। और अगर वहां पर वो एक नई कैटेगरी ले आए कि जी जुर्म मैंने नहीं किया क्योंकि मैं तो वहां पर मौजूद ही नहीं था, मैं तो इस शहर में नहीं था, मैं तो इस जगह पर नहीं था, देन इसने ये साबित करना है कि वो वहां पर मौजूद नहीं था,
वो प्ली ले लेता है। या अगर मुलजम इसकी सेकेंडरी काइंड की प्ली लेता है कि जी मैंने कत्ल तो किया है लेकिन इसकी सेंस के अंदर कि ये मुझे कत्ल करने के लिए आ रहा था, तो अपनी जान बचाने के लिए, तो यहां पर आप कन्फेशन कर चुके हो कत्ल करने का, बस आपने फिर ये साबित करना कि आया ये वाकई ही आपको मारने के लिए आ रहा था। ऑनरेबल कोर्ट चाहे तो मुलजम अगर कन्फेशन कर ले कि हाँ मैंने जुर्म किया है, तो 243 सीआरपीसी सेक्शन के जरिए कोर्ट चाहे तो उसको पनिशमेंट सजा कन्विक्शन कर सकती है, अगर चाहे तो आगे फर्दर केस को प्रोसीड कर सकती है। लेकिन ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स की बहुत सी जजमेंट्स के अंदर इस चीज को भी डिटरमाइन किया गया है कि ट्रायल कोर्ट को चाहिए कि अगर कोई मुलजम कन्फेशन कर भी ले तब भी केस को आगे फर्दर प्रोसीड करे और प्रोसिक्यूशन को हुक्म दे कि वो एविडेंस और विटनेस लेकर आए। क्यों? क्योंकि कन्फेशन की बेस के ऊपर किया गया, जो कन्फेशन जिस जुर्म पर किया जाता है, कन्फेशन की बेस के ऊपर दी गई जो सजा है वो कभी भी खत्म कर सकती है, कभी भी खत्म हो सकती है जब मुलजम अपने कन्फेशन से रिवर्ट कर जाए कि जी मैंने तो ये जोर जबरदस्ती में किया था या व्हाट्सएवर कुछ भी कर जाए वो। तो कन्फेशन अगर फांसी का फंदा उसके गले के अंदर डल भी गया, वहां पर भी मुलजम फिर गया ना कि मैं ये कन्फेशन कोई नहीं किया, एवं मैं तो खादी पीती जड़े ना गल्ला कर गया सा, तो वहां पर भी कन्फेशन रिवर्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर वहां पर वो इनकार कर दे कन्फेशन से तो उसकी सजा को वहीं खत्म करना पड़ेगा। तो सुपीरियर कोर्ट्स ने इस चीज को भी डिटरमाइन किया है, इस चीज को भी मलहूज़े खातर रखा है कि लोअर कोर्ट को चाहिए कि कन्फेशन के बाद भी ट्रायल को फर्दर प्रोसीड करे और प्रोसिक्यूशन को बोले कि एविडेंस और विटनेस को लेकर आए ताकि केस को कमजोर ना किया जा सके। ये ना हो कि जी वो उसको सजा मिली है फांसी की तो फांसी वाले दिन वो रिवर्ट कर जाए, दोबारा से फिर ट्रायल को नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर वो रिवर्टल करता भी है कन्फेशन पर तो ट्रायल के अंदर जो बाकी विटनेस हैं, एविडेंस हैं, उनके बिहाफ के ऊपर इस केस को आगे सजा को आगे फर्दर प्रोसीड किया जा सके। अगली स्टेज है जी प्रोसीजन व्हेन नो सच एडमिशन। जब मुलजम एडमिशन नहीं करता, एडमिशन कर लिया तो उसको सजा देगी कोर्ट या आगे फर्दर प्रोसीजर। अगर वो एडमिशन करता ही नहीं है कि नहीं जी मैं तो नहीं किया, तो उसके बाद अगला प्रोसीजर कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट दोनों साइड्स को हुक्म देगी कि आप एविडेंस अपनी लेकर आए, अपनी फेवर के अंदर विटनेस लेकर आए। पहले प्रोसिक्यूशन को बोला जाएगा कि आप अक्यूज के खिलाफ जो भी आपके पास एविडेंस है, जो भी विटनेस है, उनको कोर्ट के अंदर पेश करें, और साथ ही अक्यूज को बोला जाएगा उसके बाद कि आप इनके बाद अपनी एविडेंस को अपनी फेवर में कोर्ट में पेश करें, अपनी एविडेंस है या विटनेस है। तो देन कोर्ट दोनों, अगर डिफेंस कोई प्ली लेना चाहे, डिफेंस अपनी फेवर के अंदर एविडेंस या विटनेस देना चाहे, तो उसकी एविडेंस और विटनेस को भी जरूर सुना जाएगा। यही है एक मुहज्जब माशरे का एक बेहतरीन ट्रायल सिस्टम। तो कोर्ट दोनों पार्टीज को, प्रोसिक्यूशन को, डिफेंस साइड को, डिफेंस काउंसिल को भी बोलेगी कि अपनी एविडेंस को लेकर आए, अपनी विटनेस को लेकर आए, कोर्ट में पेश करें। अब जब उनको ये हुक्म दिया जाएगा तो वो अपने एविडेंस, अपने विटनेस को कोर्ट के अंदर पेश करेंगे। एविडेंस जब भी आपने देनी है या विटनेस, बहुत ये एक प्रोमिनेंट चैप्टर है, एविडेंस रिकॉर्ड करवाना भी बड़ी टेक्निक है, बड़ी महारत है। ये भी मैं इस सीरियल के बाद इस सीरियल के बाद एक डिटेल लेक्चर अपलोड करूंगा कि एविडेंस कैसे रिकॉर्ड करवाई जाती है, कंपिटेंसी ऑफ एविडेंस, कंपिटेंसी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या है, तो वो भी आपको बताऊंगा। तो ये एक बड़ा एक अहम हिस्सा है ट्रायल का, मोस्ट पावरफुल इसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रायल है एविडेंस रिकॉर्ड करवाना, क्योंकि आपकी एविडेंस के ऊपर आपके पूरे ट्रायल ने बेस करना होता है, आपकी पूरी ट्रायल ने सजा और जजा ने सिर्फ एविडेंस और विटनेस के ऊपर ही रिलाई करना होता है। तो लिहाजा विटनेस दोनों पार्टीज को नोटिस किए जाएंगे, वो पार्टीज अपने अपने विटनेसेस लिस्ट जमा करवाएंगे कोर्ट के अंदर कि हमारे ये विटनेस है, हमारे पास ये एविडेंस है। तो पहले प्रोसिक्यूशन और देन डिफेंस काउंसिल को एविडेंस और विटनेस किस लॉ के तहत बुलवाए जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, क्रॉस, री एग्जामिनेशन या चीफ एग्जामिनेशन। कैसे किया जाएगा चीफ एग्जामिनेशन, कौन सी पार्टी से एविडेंस स्टार्ट की जाएगी और कौन सी पार्टीज पर एविडेंस खत्म की जाएगी। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।